नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें 10 में है दम में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज बात होगी ड्रैगन चीन की। कैसे 7 शिकारियों के शिकंजे में फंस चुका है ड्रैगन, कैसे चीन का हर झूठ बेनकाब होने वाला है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 10 में है दम में दुनिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन को किसने कर दिया है स्लिम। वहीं आज दिल्ली की सुर्खियां लखनऊ के गलियारे तक पहुंच गईं, क्योंकि दिल्ली राजी तो योगी के हाथ लगी बाजी। और कैसे मंगल पर चीन ने जमाया डेरा, ये सभी खबरें होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना जरूरी है, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आज भी रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हम आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। दिल्ली के तूफानी दौरे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ की यूपी में भूमिका और मजबूत होगी? तो अभी जाइए कू ऐप पर और रखें अपने विचार। शो के अंत में हम इसका जो नतीजे होंगे वो आपको जरूर बताएंगे। तो 10 में दम की शुरुआत करते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे 7 शिकारियों के शिकंजे में फंसा है चीन। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। अब उन जवाबों की तलाश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश एक हो रहे हैं। यानी चालबाज चीन की हर साजिश अब बेनकाब होने वाली है और इस ड्रैगन को घेरने के लिए 7 शिकारी तैयार हैं। सबसे बड़े गुनाह पर घिरेगा ड्रैगन। चीन पर होगा G7 का प्रहार। कोरोना पर चीन का हर झूठ होगा बेनकाब। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस पर अब तक झूठ पर झूठ बोलने वाले चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 11 से 13 जून तक ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में चीन को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये वो देश हैं जो चीन से उसके सबसे बड़े गुनाह का हिसाब मांगने वाले हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी बयान जारी कर कोरोना पर पारदर्शी जांच की मांग कर दी है। इस जांच में सबसे अहम सवाल ये है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई और पूरी दुनिया में ये कैसे फैला। इसके अलावा कई देश वुहान लैब की जांच की मांग कर चुके हैं। भारत भी G7 की इस बैठक में शामिल होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी बोरिस जॉनसन के न्योते पर वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन नहीं जा रहे, लेकिन 12 और 13 जून को आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। भारत ने भी कोरोना पर पूरी जांच का समर्थन किया है। यानी कि अब तक लाखों जानें लेने वाले कोरोना वायरस पर दुनिया से सच छिपाने वाले चीन का बचना अब असंभव है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के एक साथ आने के बाद चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं बीएसएफ के शिकंजे में भेदिया। चीन पीछे से वार करने में माहिर है। भारत के साथ वो सामने अच्छे संबंध दिखाने की कोशिश करता है तो पीछे पीछे षड्यंत्र भी रचता है। क्या चीन भारत में जासूस भेज रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। वो बांग्लादेश की सीमा से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ इससे पूछताछ कर रही है और अब सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम इस चीनी नागरिक से पूछताछ करेगी। इस चीनी नागरिक को बांग्लादेश के रास्ते भारत की सीमा में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया। बीएसएफ के जवानों ने इसे पश्चिम बंगाल के मालदा में गिरफ्तार किया। इस चीनी घुसपैठिए से पूछताछ जारी है और अब खबर ये आ रही है कि एनआईए भी इससे सवाल जवाब करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये चीनी घुसपैठिया दरअसल चीन का जासूस है।
इसे गुरुवार सुबह पकड़ा गया था। इससे पूछताछ में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है। इसका नाम हान जुनवे है। ये चीन के हुबेई शहर का रहने वाला है। ये 2 जून को बिजनेस वीजा पर ढाका पहुंचा था। ढाका में ये अपने एक चीनी दोस्त के साथ रुका। 8 जून को ये बांग्लादेश के छपई नवाबगंज जिले में था। 10 जून को भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। सवाल यह कि आखिर ये घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा था? ये सीधे रास्ते से क्यों नहीं आया? पूछताछ में कई और बातों का खुलासा हुआ है। ये सामने आया है कि चीनी नागरिक 4 बार पहले भी भारत आ चुका है। साल 2010 में वो हैदराबाद आया था। 2019 के बाद वो 3 बार दिल्ली और गुरुग्राम आ चुका है। इसने ये भी खुलासा किया है कि लखनऊ एटीएस ने उसके बिजनेस पार्टनर को पकड़ लिया था। इस पर जासूसी का शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसने पूछताछ में बताया है कि लखनऊ में पकड़ा गया इसका बिजनेस पार्टनर उसे भारतीय सिम कार्ड आए दिन भेजता रहता था। लखनऊ एटीएस में इसके और इसकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज है। इसी वजह से इसे चीन में भारतीय वीजा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इसकी तलाशी लेने पर एप्पल का एक लैपटॉप, 2 आईफोन, एक बांग्लादेशी सिम, एक भारतीय सिम, 2 चाइनीज सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 बैटरी, 2 छोटी टॉर्च, 5 मनी ट्रांजैक्शन मशीन, 2 एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेशी टका, भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई है। ये माना जा रहा है कि पकड़ा गया चीनी व्यक्ति कई अपराधों में जुड़ा हो सकता है। इससे हर जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। इसके पास से जो सामान मिला है उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये जासूसी का काम भी कर रहा हो। माना जा रहा है कि जांच में और भी कई बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब दिल्ली राजी तो योगी की बाजी। आज लखनऊ का रास्ता दिल्ली में तय हो गया। वो दो दिनों तक योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे, सुर्खियां भी बनी रही, लेकिन दौरे के खत्म होने के साथ ही अफवाहों के बादल भी छट गए। ताबड़तोड़ और मैराथन बैठकों के बाद योगी का दौरा खत्म हुआ, लेकिन ये 270 मिनट की 3 मुलाकातों ने रोशनी ये डाली कि योगी की टक्कर में अब तक कोई है नहीं और उनकी छवि ऐसी है कि शायद ही कोई टक्कर दे पाए। ये मुलाकात तो बस एक बहाना है, आगे तो 2022 का चुनाव है। सारी अटकलों पर विराम लग गया, अफवाहों का पटाक्षेप हो गया और 2 दिनों में दिल्ली से सीएम योगी और दमदार होकर लौटे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली, यानी 90 मिनट। प्रधानमंत्री से इतना वक्त मिलना किसी के लिए भी बड़ी बात है। इतना वक्त सीएम योगी के लिए मिलना दोनों के आपसी तालमेल को जाहिर करता है। सीएम योगी के ट्वीट में भी इस तालमेल की तस्वीर नजर आई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। एक के बाद एक मुलाकात और योगी की सक्रियता ने विपक्ष को बेचैन कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे केंद्र और यूपी का संग्राम बताया, तो कांग्रेस ने सत्ता में रहने का गुणागणित। किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय कर पा रही है, ये केंद्र की सरकार तय कर रही है, केंद्र की बीजेपी तय कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी का जो संग्राम है उसमें केंद्र की बीजेपी भारी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान, नौजवान, गांव गरीब विश्वास खो चुका है। इस सरकार लाख बैठक कर लें, जाना तय है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात ने पिछले दिनों छन छन करा रही खींचतान की खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने साफ कर दिया, सीएम योगी थे, योगी ही रहेंगे। विपक्ष ने मेल में भी खेल खोज लिया। यूपी सरकार में पिछले दिनों मंत्री रहे राजभर ने इसे ड्रामा करार दे दिया। हमें लगता है बीजेपी ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में हारेगी, इसी को लेके वे चिंतित है। हमें लगता है कितना भी कर लें, हार उत्तर प्रदेश में निश्चित है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सवाल हैं, उनको उस सवाल का जवाब चाहिए। उनके जवाब यहाँ नहीं है कि दिल्ली में किनसे मिल रहे हैं और मिल करके क्या निर्णय हो रहा। ये बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाएगी,
इसकी तैयारी हो गई है। बीजेपी को मालूम है कि अब हम दोबारा आने वाले नहीं हैं। विपक्ष के हमलों को बीजेपी ने पूरी तरह खारिज कर दिया और जमकर योगी मोदी के कसीदे पढ़े। योगी जी के आने के बाद अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, एक कानून का शासन है, किसी का शासन नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मेरी चलती है। आज चलती है राज्य में किसी का तो कानून का चलता है। इसलिए योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ में लगातार बैठकों और अब सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ मुलाकात ने हर अफवाह को खारिज कर दिया और अब साफ नजर आ रहा है कि योगी बैठकों में बनाए गए ब्लूप्रिंट पर 8 महीनों में अमल करेंगे। 270 मिनट की 3 मुलाकातों में यूपी फतेह का जो फॉर्मूला तय बनाया गया, अब बारी उसे अमली जामा पहनाने की है। बीजेपी के शब्दों में न कोई टक्कर में है, न ही टकराव है। उत्तर प्रदेश के हर सवाल का योगी के पास जवाब है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में बन गई योगी की बात। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तानाशाह की। जाने किस बात का गम किम जोंग उन को सता रहा है कि वो दुबला हुए जा रहा है। कभी भारी भरकम डील का मालिक किम जोंग उन सूखता जा रहा है। जो दुनिया के लिए सिरदर्द था, वो जाने किस रहस्यमय बीमारी के चंगुल में है कि उसका वजन काफी कम हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। किम पर भारी रहस्यमयी बीमारी। किम कैसे हुआ स्लिम? दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का शरीर सूखने लगा है। किम जोंग उनकी ताजा तस्वीरें कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। कभी भारी भरकम ढील ढोल वाला किम जोंग उन दुबला पतला होता जा रहा है, जिसके बाद किम की सेहत की चर्चा शुरू हो गई है। क्या किम किसी गम में दुबला हो रहा है या फिर उसे किसी बीमारी ने घेर लिया है? महीनों गायब रहने के बाद जब सनकी तानाशाह सार्वजनिक तौर पर नजर आया तो वो पहले से काफी पतला था। कहा जा रहा है कि उसने काफी वजन कम किया है। पुरानी तस्वीरों के हिसाब से देखें तो अंतर साफ नजर आता है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि किसी बीमारी की वजह से उसका वजन घटा है। किम की फोटो गौर से देखने पर सामने आया कि उसकी घड़ी के स्ट्रैप की लंबाई बकल तक पहुंच गई है। इसका मतलब उसकी कलाई भी दुबली हो गई है। ऐसे संकेत नहीं हैं कि किम ने खुद वजन कम किया है। ऐसा लगता है कि वो किसी बीमारी का शिकार हुआ है। इससे पहले विशेषज्ञों ने कहा था कि किम जोंग उन को हृदय रोग का जोखिम है, क्योंकि उसके परिवार का दिल से जुड़े बीमारियों का इतिहास रहा है। बताया गया कि किम का वजन लगभग 140 किलोग्राम है। ऐसे में तस्वीरें बताती हैं कि उसका वजन कम हुआ है। तानाशाह का वजन कम करना हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर किम की बीमारी की खबर सच है तो उससे उत्तराधिकारी की चर्चा चल निकलेगी और उत्तर कोरिया के इतिहास को देखते हुए ये दुनिया के लिए भी सिरदर्दी की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। पीएम आवास से निकल गए हैं अमित शाह, गृह मंत्री, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है दोनों की। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है, ये महाबैठक। और आज ही उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो उन्होंने भी मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से, जेपी नड्डा, कल अमित शाह से मुलाकात की। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो बड़ी बैठक चल रही थी, महाबैठक 4 घंटे से अब जाकर समाप्त हुई है, क्या कुछ इसका सारांश है? क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से? देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि ये बैठक जो है वो 3-4 विषयों को लेकर थी। एक तो कोरोना की जो तीसरी लहर आने की संभावना है उसको लेकर प्रधानमंत्री पूरे तरीके से अपने सभी मंत्रालयों के साथ में बैठकर चर्चा कर रहे थे।
साथ ही दूसरा विषय ये है जो किसानों का आंदोलन चल रहा है लगातार, उसको किस तरीके से डाइल्यूट किया जा सकता है, उसको किसानों को किस तरीके से समझाया जा सकता है, उस विषय को लेकर थी। सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिल रही कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद में कैबिनेट का रीशफल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 बड़े नेता संगठन से, जो जेपी नड्डा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जुड़े, साथ में गृह मंत्री अमित शाह जुड़े और प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। तो इन तीनों ने मिलकर आने वाले दिनों में जब कैबिनेट का रीशफल होगा तो किनको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश को टारगेट किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश से कुछ नए केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको बनाया जा सकता है। कुछ अन्य पार्टियों से जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, जिनको इस विषय पर, इस ब्याप पर लेकर आया गया था कि उन्हें केंद्रीय मंत्रालय दिया जाएगा, तो उनको नामों पर, तमाम विषयों पर लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं, 5 पॉइंट्स बताए हिमांशु ने कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इस महाबैठक में। और 10 में दम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि दिल्ली के तूफानी दौरे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ की यूपी में भूमिका और मजबूत होगी। इसका जवाब आ चुका है। नतीजे ये हैं कि 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 3% लोगों का जवाब ना में है। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।